नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से एयर की मोटी ब्लैंकेट से ढकी हुई है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये ब्लैंकेट कैसी है? ब्लैंकेट जो हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, कॉटन, वेलवेट, वो नहीं है। ये ब्लैंकेट कौन सी है? ये ब्लैंकेट है एयर की। एयर जो हमारी क्या है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं जिनसे मिलकर हमारी एयर बनती है। हमारी अर्थ जो है अगर हम देखें तो उसे हमने क्या कहा है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो चारों तरफ से कवर है, किससे? एयर से कवर है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर कई लेयर्स में होता है। ठीक है, लेयर्स कौन सी हैं? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। 0 to 13 हमारा आता है ट्रोपोस्फीयर, फिर 13 to 50 हमारा आ जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, इस तरह करके। एक्सोस्फीयर जिसमें कि सबसे लाइट वेट वाली गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम वगैरह। तो ये क्या है? ये हमारी एयर से जो अर्थ है वो ढकी हुई है। इसमें डिफरेंट बहुत सारी गैसेस जो हैं वो पाई जाती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस बल्क में एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं? फर्स्ट हमारी है नाइट्रोजन 78%, फिर आती है ऑक्सीजन 21%। 78 21 हो गए 99, बचा 1%। उसमें कौन सी गैस आती है? उसमें गैस नहीं, बहुत सारी गैसेस आती हैं। उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑर्गन। ये सारी गैसेस जो हैं बचे हुए 1% में आती हैं। तो मेन जो हैं वो कौन सी है? नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट है थर्ड हमारा, विच गैस क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को क्रिएट करती है। ठीक है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं? हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। एनिमल हैं, ह्यूमन हैं, हम सभी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम है, कोल है, रेफ्रिजरेटर है, एसी, इन सब से जो गैसेस निकलती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्रिएट कौन करता है? वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ वेदर। वेदर क्या है? तो वेदर एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो कि डे टू डे या फिर R to R हम देखते हैं, वो हो गया वेदर। वेदर एंड क्लाइमेट, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लाइमेट क्या हुआ? एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो लंबे टाइम तक चलती है वो हो गया हमारा क्लाइमेट। और वेदर क्या है कि डे टू डे या फिर R to R वाली जो कंडीशन है। जैसे हम कहते हैं ना, आज मौसम बड़ा अच्छा है, या फिर अभी मौसम बड़ा अच्छा हो गया, अभी वेदर बड़ा अच्छा हो गया, आज वेदर बहुत अच्छा है, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो हम कैसे वेदर को ले जाते हैं? आज पर ले जाते हैं, या फिर कल मौसम खराब था या अच्छा था, इस तरह बोलते हैं। तो आज कल में जो इस तरीके से चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा वेदर। और जो लंबे टाइम तक होता है वो होता है क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट हम वेदर इज दिस R to R डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा है टोपोग्राफिक, सेकंड है कन्वेक्शनल एंड थर्ड हमारा है फ्रंटल। तो अगर हम देखें टोपोग्राफिक, कैसी बारिश? जो नॉर्मल हम देखते हैं कि सी है, सी से क्या हुआ? सन की हीट मिली, वो एवोपरेट हुआ, एवोपरेट होके क्या हुआ? ऊपर गया, कन्वेंशन एंड कंडेंशन का रूप उसने लिया और वहाँ से बादल बना। ठीक है, यहाँ कंडेंशन के रूप में आ गया और यहाँ से क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन हो गया। तो ये जो रेनफॉल है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टोपोग्राफिक। ठीक है, फिर आता है कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल की बात अगर हम करें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल कौन सी होती है?
तो ये ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके होते हैं, माउंटेन वाला जो एरिया होता है वहाँ पर होती है। कैसे? वेदर विंड्स जो होती हैं वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत पठार, जो भी आपका पर्वत है, मान लीजिए कोई माउंटेन है, अब यहाँ से क्या है कि इधर कुछ समुद्र है, समुद्र से विंड्स जो हैं वो चल रही हैं, ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके चल रही हैं, फिर ये ऊपर की तरफ जाती हैं। ऊपर जाते जाते क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, अगर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर ऑब्वियस है कि वहाँ पर जाकर डाउन हो जाता है। तो जब ये ऊपर जाती हैं वहाँ पर क्या होता है, ये ठंडी हो जाती हैं और जिसकी वजह से भारी होती हैं, और भारी होने की वजह से वो क्या होती है, बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं, या कह सकते हैं पर्वत पर जो है उससे टकराकर, माउंटेन से टकराकर वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पर्वतीय वर्षा या फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। तो इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है, अगर आपके में अभी आएगा नहीं तो आगे की क्लास में आएगा, कि लीवर्ड साइड में बारिश क्यों नहीं होती है। ठीक है, किसी जगह पे लीवर्ड साइड में क्यों नहीं बारिश होती, क्योंकि ये जो विंड्स हैं ये जब चल रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर जाके ठंडी होके वो या फिर टकरा के वो क्या होता है, यहीं पे बारिश करा देती है। जब वो यहीं पे बारिश करा देती हैं तो जो लीवर्ड साइड है इस साइड तक वो पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो जब वो इधर पहुँच ही नहीं पाएंगी तो बहुत कम बारिश होती है या तो नहीं होती है। इस वजह से जो लीवर्ड साइड है वो ड्रॉट रहता है, उधर सूखा रहता है, और जिस साइड पे गिरती है बारिश वो क्या होता है, वो हरे भरे एरियाज़ होते हैं। जैसे कि हमारा साउथ वेस्ट का पार्ट अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बारिश जो होती है वो होती है, अच्छी होती है, और लीवर्ड साइड पे अगर हम देखेंगे तो उधर बारिश कम होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, टोपोग्राफिक रेनफॉल समझ में आया, कन्वेंशनल समझ में आ गया। फिर फ्रंटल रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। तो फ्रंटल रेनफॉल अगर हम देखें तो दो डिफरेंट एयर के मिलने से ये बनती है, साइक्लोन्स। ठीक है, जो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है उसे हम कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल, जो कि डिफरेंट एयर के मिलने से, मतलब आपकी हॉट एयर और कूल एयर जो होती है उनके मिलने से जो रेनफॉल होती है उसे हम कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट इज़ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर की बात अगर करें तो जो अर्थ सरफेस होता है, ठीक है, अर्थ का जो अर्थ सरफेस होता है, अर्थ सरफेस पर एयर की वेट के द्वारा जो प्रेशर लगता है, एयर वेट से जो प्रेशर लगता है उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। ये एयर प्रेशर जब नीचे की तरफ आता है, हाई प्रेशर, तो ये ज़्यादा लगता है, हाई प्रेशर होता है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो लो प्रेशर होता है, क्योंकि ऊपर जाने पे हवाएं जो होती हैं वो हल्की हो जाती हैं, लाइट वेट हो जाती हैं। तो इस वजह से ऊपर की तरफ जब ये जाता है एयर प्रेशर, तो ऊपर की तरफ जाने पर ये लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ आने पे वो क्या होता है, वेट उसका ज़्यादा रहता है, वो हाई प्रेशर होता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे जो एयर का वेट होता है उसके द्वारा जो प्रेशर लगता है उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीज विद द हाइट। ठीक है, तो जब ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर ये क्या होता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है, और जब नीचे की तरफ आता है या सी लेवल पे आता है, क्योंकि वहाँ तो हीट जो है काफ़ी पड़ेगी, वहाँ पर ये क्या होता है, ये हाई हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एयर प्रेशर, अब इसी पे एक और चीज़ आती है कि एयर प्रेशर, इसे मेज़र करने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से एयर प्रेशर को नापा जाता है। ठीक, तो बैरोमीटर, ये आपके क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैरोमीटर से एयर प्रेशर को नापते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। इसमें फर्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। हार्मफुल सनरेज से कौन सी गैस हमें प्रोटेक्ट करती है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी है ओजोन। आई थिंक ये आप सभी को इसका आंसर पता होगा, कौन सी गैस है जो हमें सनरेज से प्रोटेक्ट करती है, वो है सी, ओजोन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर या फिर मीजोस्फियर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फियर, क्योंकि यहीं हम रहते हैं और हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ट्रोपोस्फियर में ही हम ब्रीथ करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर क्या हो गई? ट्रोपोस्फियर हो गई। थर्ड हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। क्लाउड फ्री लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी है?
तो सबसे पहले हम जाने हैं क्लाउड कैसे बनता है। क्लाउड कैसे बनता है, ये हो गया सी, ठीक है, सी हो गया, ये हो गया सन। सन से जब हीट जो है वो अर्थ पर आती है, सनरेज जो है वो अर्थ पर आ रही, हीट आ रही है, तो क्या होगा, जो सी है उसका वाटर जो है वो क्या होगा, एवापोरेट होगा। एवापोरेट होके कन्वेंशन का रूप लेगा, कन्वेंशन से एवापोरेशन हुआ, कन्वेंशन से जब वो ऊपर गया तो उसने क्या किया, कंडेंशन का रूप ले लिया, बादलों का रूप ले लिया, ठीक है। फिर ये क्या है, इसी तरह से जो क्लाउड है हमारा वो कैसे बना, उसको हमने देखा एवापोरेट होके वाटर गया और फिर वहाँ पर उसने क्लाउड का रूप ले लिया। अब जो पानी की ये बूंदें हैं, जब तक ये हल्की हैं तब तो ठीक है, जब ये भारी हो जाती है तो ये बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो ये हवा में तैरते हुए इन्होंने क्लाउड बना लिया, जो एवापोरेशन हुआ, इन्होंने हवा में तैरते हुए क्या हुआ, क्लाउड बना लिया। तो इस तरह हमने देखा क्लाउड बनता है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी जो है स्ट्रेटोस्फीयर, ये काफ़ी ड्राई है, यानी कि यहाँ पानी की बूंदें तो मिलेंगी नहीं कि क्लाउड बनेगा, तो यहाँ एवापोरेशन होगा नहीं जो कि क्लाउड बनाएगा। तो ऑप्शन बी जो है स्ट्रेटोस्फीयर, ये होगा राइट आंसर, कि यहाँ पर क्लाउड फ्री है, ठीक है, ये लेयर जो है क्लाउड फ्री है एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर, एटमॉस्फेयर में हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, ऑप्शन देखेंगे, इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है, इसीलिए ऊंचाई पर जाने पर ठंडक ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेयर्स, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की लेयर्स पे जाते हैं तो वायु, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो जब क्या है, प्रेसिपिटेशन जो है वो अर्थ पर लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए क्लाउड, बी रेन, सी स्नो। इसमें से आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि प्रेसिपिटेशन जो होता है तो लिक्विड फॉर्म में उसे हम क्या कहते हैं, क्या क्लाउड कहते हैं या फिर स्नो कहते हैं, नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेन। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। तो टिक द करेक्ट आंसर जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है, किससे किसका मैच है, आइए देखते हैं। वन साइड पे हमारा ट्रेड विंड्स, लू, मॉनसून विंड, एंड अदर साइड पे इनकमिंग सोलर एनर्जी, सीजनल विंड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, लेयर ऑफ ओजोन गैस, परमानेंट विंड, लोकल विंड, ठीक है। तो देखते हैं किससे किसका मैच है। सबसे पहले आता है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स की अगर बात करें, यानी कि व्यापारिक पवनें, ये क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं। परमानेंट मतलब ये पूरे साल भर चलती हैं एक निश्चित डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में ये पूरे साल भर चलती हैं। तो ट्रेड विंड्स को किससे हम मैच कराएंगे, ई से, परमानेंट विंड से मैच होगा हमारा ट्रेड विंड्स, ठीक है। फिर हम आते हैं लू। लू क्या है, लू आपने देखा होगा गर्मियों में चलती है, तो लू को किससे मैच कराएंगे, लू को मैच कराएंगे हम लोकल विंड्स, क्योंकि लू जो है वो लोकल विंड है जो कि एक निश्चित किसी विशेष निश्चित समय में वो चलती है, ठीक है। तो लू को मैच कराए किससे, लोकल विंड से, ठीक है, यानी कि स्थानीय पवनें। नेक्स्ट हमारा है मॉनसून। मॉनसून क्या है, अगर यहाँ देखें इनकमिंग सोलर एनर्जी, सीजनल विंड, हाँ मॉनसून क्या है, मॉनसून है सीजनल विंड, ठीक है। आइए इसको मैच कराते हैं बी से। फिर आया हमारा विंड। विंड किससे मैच कराएंगे, आइए देखिए कौन सा बचा है, इनकमिंग सोलर एनर्जी एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो विंड का मैच किससे है, सी से, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर से इसका मैच है। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या देखा कि अर्थ की एटमॉस्फेयर लेयर्स हमने देखी, जिनमें सबसे नीचे क्या था, ट्रोपोस्फियर था, ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ से 0 to 13 क्या था, ट्रोपोस्फियर था। 13 to 50 क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है। फिर ऊपर जाते हैं हम 30 to 50 to 80 हमारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका हॉरिजॉन्टल तरीके से ये डिवाइड हो रहा है ना, लेयर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, विंड जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक है। आई होप कि मैच द फॉलोइंग जो है वो आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, ह्यूमिड डे में क्लोथ्स जो हैं वो ड्राई होने में लॉन्गर टाइम लेते हैं, क्यों? तो उस टाइम में क्लोथ्स जो हैं वो सूखने में ज़्यादा समय इसलिए लेते हैं क्योंकि जो एयर होती है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होती, वो मॉइस्चर अपने साथ लेके आती है, उसमें वाटर होता है, अपने साथ मॉइस्चर वो लेके आती है। जब वो मॉइस्चर साथ में लेके आ रही है तो कपड़ों का मॉइस्चर वो खींचने में समय लगाती है। इसी वजह से क्या होता है, ह्यूमिड डे में कपड़े जो हैं वो देर से सूखते हैं। अगर आपको याद हो तो गर्मियों में एक टाइम ऐसा आता है जिस समय कूलर, फ़ैन, कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। कहते हैं, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि फ़ैन कूलर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ऐसी गर्मी पड़ रही है। तो उस समय क्या, बिल्कुल कूलर के सामने भी रहो फिर भी स्वेट जो होता है वो ड्राई नहीं हो पाता है। इसी वजह से, क्योंकि जो उस समय की एयर होती है उसमें ह्यूमिड होती है। सेम वही चीज़ क्लोथ्स के साथ भी है कि वहाँ पर वो एयर जो है वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लिए हुए होती है, इस वजह से वो कपड़ों को उतनी तेज़ी से ड्राई नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंसर। वेट क्लोथ्स टेक मोर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे बिकॉज द एयर हैज़ मोर वाटर देन ऑन अ सनी डे। सो द एयर एब्जॉर्ब्स लेस वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स, दैट इज द रेट ऑफ एवापोरेशन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो एवापोरेशन रेट जो होता है वो कम रहता है। ठीक है, इसी वजह से वो मॉइस्चर को ज़्यादा नहीं खींच सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। ठीक है, पोल्स पर क्या है क्वेश्चन हमारा कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेटर जो है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो क्या इंसुलेशन जो है वो कम होता जाता है। क्यों होता है? क्यों? पहले तो इंसुलेशन क्या है, जो अर्थ जो सन की जो हीट ग्रैब करती है उसे हम कहते हैं इंसुलेशन। ठीक, अब ये इंसुलेशन जो है वो इक्वेटर पे जाने पे कम होता जाता है। क्यों? तो अगर हम समझें कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सन है। ठीक है, मान लीजिए ये सन है और इधर ये हमारी अर्थ है। ठीक, अर्थ है। अब ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, ये हो गए पोल्स हो गए। ठीक है, अगर अर्थ टिल्टेड भी हम ले लें तो ये मान लीजिए ये हो गए पोल्स। तो सनरेज जो होती हैं, सनरेज कैसे पड़ती हैं, बिल्कुल वर्टिकल पड़ती हैं। इक्वेटर पे सनरेज वर्टिकल होती हैं, इसी वजह से जो इक्वेटर है वहाँ पर आइसोलेशन जो है वो ज़्यादा मिलता है। यही जब हम चलते जाते हैं किधर, पोल्स की तरफ जब चलते जाते हैं, चाहे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ जाएंगे, तो पोल्स की तरफ जाएंगे तो सनरेज जो हैं उतनी वहाँ पर नहीं मिल रही हैं, इस वजह से वहाँ पर इंसुलेशन की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पे इंसुलेशन की मात्रा इसीलिए घटती है क्योंकि जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पे आ रही हैं और वो इन पोल्स पे नहीं पहुंच रही डायरेक्ट, इसीलिए पोल्स की तरफ जाने पे क्या होता है, इंसुलेशन जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ऑन मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द टू द पोल्स द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज बिकॉज द सन्स रेज फॉल obliquely at the poles and the same sun rays fall vertically on the equator। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेटर की तरफ जब हम चलते जाते हैं, इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ चलते जाते हैं तो इंसुलेशन डिक्रीज क्यों होता जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फॉर फन सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। क्लूज आपको दिए हुए, उनकी हेल्प से आपको क्रॉसवर्ड पजल जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो डाउन वाले हैं, फिर उसके बाद अक्रॉस पे जाएंगे। ठीक है, दोनों हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इस पर हमने लास्ट में ही बात की है। ठीक है, एयर में वाटर वेपर की मात्रा जो है उसे क्या कहते हैं, वो किस वजह से होती है, ह्यूमिडिटी, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी ना, उस पर हमने डिस्कस किया था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन में ही। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, ह्यूमिडिटी। ये हो गया ह्यूमिडिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स अराउंड डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल के अराउंड वाटर वेपर का कंडेंसेशन, याद होगा एवेपोरेशन होता है, ऊपर जाता है, वो क्या होता है, वाटर वेपर जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाउड। ठीक है, तो सेकंड का क्या हो गया, उसका वाटर वेपर का कंडेंसेशन, क्लाउड। सेकंड हो गया क्लाउड।
ठीक है, ये हो गया क्लाउड। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड हमारा है एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड ब्लोइंग इन समर इन नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में समर में लोकल विंड जो कि ब्लो करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? याद होगा आपको, जब आप निकलते हो समर में तो दोपहर में क्या चलती है? लू चलती है ना। लोकल विंड जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? लू। तो थर्ड का हमारा हो गया यहाँ पर लू। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर हमारा है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में शॉर्ट टर्म चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या था? क्लाइमेट था। शॉर्ट टर्म चेंजेस जो हैं वो कहलाते हैं वेदर। ठीक है, जो थोड़े समय के लिए चेंजेस होते हैं। लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। इस पे भी हमने बात की थी। चलिए फोर्थ का क्या हो गया हमारा? फोर्थ हमारा हो गया वेदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फाइव हमारा है प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेन। ठीक है, यहाँ पर आ गया 5 पे हमारा रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं 6, यहाँ पर 6 नहीं लिखना है, यहाँ पर n लिखना है। यहाँ पर आ गया रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 हमारा है ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसे डिस्कस किया था। क्या कहते हैं? कहते हैं इसे एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 9 हमारा है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट, इस पे भी हमने डिस्कस किया था। क्या कहते हैं उसे कहते हैं बैरोमीटर। ठीक, ये कौन सा है हमारा? 9 हमारा होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर। नेक्स्ट हम चलते हैं 10 इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इस पे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है। सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंसोलेशन। ठीक है, जो सन की एनर्जी हमें मिलती है उसे कहते हैं इंसोलेशन। तो ये हो गया हमारा 10 कहाँ है? ये रहा इंसोलेशन। इस पे हमने लास्ट में ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 हमारा है रिड्यूसेस विजिबिलिटी इन विंटर्स। ठीक है, विंटर्स में विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, किस वजह से? तो वो होता है फॉग। आपको पता ही होगा ये। तो ये हो गया हमारा कौन सा? 13 पे क्या आएगा? फॉग। क्योंकि इस समय में विजिबिलिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है फॉग की वजह से। नेक्स्ट है 17 इट इज़ टाइम व्हेन सन इज़ ओवरहेड। सन ओवरहेड होता है किस टाइम में? वो होता है नून। ठीक है, दोपहर के समय में बिल्कुल जो सन होता है वो हमारे सिर पे होता है। तो ये हो गया नून। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं अब अक्रॉस वर्ड पे। ठीक है, अक्रॉस वर्ड हमारा है 6 है इसमें An Indian tree having extraordinary quality of providing oxygen round the clock। ठीक है, इंडियन ट्री जो कि पूरे समय हमें ऑक्सीजन देता है, उसे क्या, उसका वो कौन सा ट्री है? तो आपको पता होगा ये कौन सा ट्री है जो कि हर समय ऑक्सीजन देता है। वो है पीपल। तो यहाँ पर 6 हम फिल करेंगे पीपल। कहाँ है 6? ये रहा पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाइंग ऑन ओनली 0.03% बाई वॉल्यूम। कौन सी गैस है जो कि 0.03 उसका वॉल्यूम है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो हमने देखा था 78% ऑक्सीजन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी 1% में कई गैसेस आती हैं, जिनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा होती है 0.03%। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। OX कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 11
11 हमारा है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर, उस पर भी याद होगा हमने डिस्कस किया था। ये हमारी अर्थ हो गई, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर की जो है लेयर जो एयर की है उसे हम क्या, कौन कौन सी लेयर होती हैं? सबसे पहले क्या होती है? ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है हमारी मीजोस्फियर, फिर आती है थर्मोस्फियर, फिर लास्ट वाली कौन सी आती है? आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी होती है? वो होती है एक्सोस्फियर। ठीक, तो ये कौन सा हमारा क्वेश्चन था? 11 पे आ गया एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर इरेजर की ज़रूरत है। एक्सोस्फियर, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सोस्फियर। नेक्स्ट हमारा है 12 हमारा है मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस क्या था? ये भी फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था। अर्थ के अराउंड क्या है? एयर की ब्लैंकेट है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, तो वो क्या हुआ? मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या हो गया? एयर हो गया। तो ये है हमारा 15 नहीं है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। 12 हमारा है एयर। ठीक, ये हो गया 12। नेक्स्ट हम देखते हैं 14, क्योंकि 13 हमने पहले सॉल्व कर लिया है। ये है 14 लाइफ गिविंग गैसेस। लाइफ गिविंग गैसेस कौन सी है? जिससे क्या, सॉरी, लाइफ गिविंग गैस कौन सी है जिससे हमें लाइफ मिलती है? वो है ऑक्सीजन, जो कि हम लेते हैं। तो 14 हमारा क्या हो गया? लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन। तो ये हो गया। ठीक, ऑक्सीजन, ये हो गया 14। फिर हम देखते हैं 15 है एयर इन मोशन। एयर इन मोशन क्या कहलाएगा? वो कहलाता है विंड, है ना, हवा का चलना। क्या कहला रहा है? विंड। एयर इन मोशन 15 हमारा हो गया विंड। आप लोग भी इसको साथ साथ सॉल्व करते जाओगे। अगर आप इसे साथ साथ सॉल्व करते जाओगे तो ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है 16 है एन इंडियन ट्री वैल्यूड हाईली फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इंडियन ट्री जो कि काफ़ी मात्रा में जिसमें मेडिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन सा ट्री है? वो है नीम, जो कि बहुत सारी मेडिसिन जो हैं उसमें काम आता है। तो ये कौन सा हो गया? 16 हमारा है नीम। ठीक, ये हो गया नीम। नेक्स्ट हम देखते हैं 17 हमने पहले सॉल्व कर लिया था। अब आते हैं 18 हमारा है गैस प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। कौन सी गैस जो हमें सनरेज से प्रोटेक्ट करती है? वो है ओजोन। ठीक है, ये हो गया 18 है हमारा ओजोन। ठीक है, ये हो गया ओजोन। नेक्स्ट हम देखते हैं 19 लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया क्या हुआ? लो प्रेशर एरिया होता है, क्या कहलाता है? साइक्लोन। ठीक है, लो प्रेशर एरिया साइक्लोन, जिसकी कि अगर हम स्पीड देखें वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये 19 हमारा क्या हो गया? साइक्लोन। ठीक, अब बाकी जो बचे हैं वो हमारे वर्टिकल वाले थे, या कह सकते हैं डाउन वाले थे, जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आई होप कि ये जितने भी क्लूज थे उसके अकॉर्डिंग हमने जो सॉल्व किया है वो सारा आपको समझ में आ गया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।